वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, अगर उस स्ट्राइक स्क्वाड में ज्यादा पावरफुल हंटर नहीं होंगे तो हम लोगों को काफी ज्यादा बड़ा क्राइसिस झेलना पड़ सकता है। हालांकि गेट के अंदर 2 एस रैंक के हंटर्स हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए। जिन्वू के शैडो सोल्जर्स भी तैयार होते हैं इन हाई लेवल के ऑर्क से लड़ने के लिए। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे पास एक न्यू जॉब स्पेसिफिक स्किल है और ये मेरे को तब मिला था जब मैं डेमन कैसल के अंदर लेवल 70 पे गया था, और इसकी वजह से मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। बाकी सभी जो यहाँ पर हंटर्स होते हैं वही देखिए काफी हैरान होते हैं, कहते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, और ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता है। यहाँ तक कि मैं भी ज्यादा से ज्यादा 2 बीस्ट को समन कर सकता हूँ, लेकिन इसने तो काफी सारे बीस्ट को समन कर लिया है। यहाँ पे जो मेज गर्ल हंटर होती है वो कहती है आखिरकार एक इंसान इतना ज्यादा कैपेबल कैसे हो गया कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल अजीब सी डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। कार्गलन भी अपने आर्मी से कहता है कि तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, एक साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करो, और उसकी आर्मी शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, और फिर शैडो सोल्जर और कार्गलन की जो टीम होती है, आर्मी होती है, उनके साथ फाइट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जिन्वू के शैडो सोल्जर में जो टैंक होता है वो तो अपने हैमर से ही जितने भी उसके सामने हाई लेवल के ऑर्क्स आ रहे होते हैं उन लोगों को खत्म कर रहा होता है, और दूसरा शैडो सोल्जर यानी अपना ग्रीस वो भी अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके सामने जितने भी यहाँ पर हाई लेवल के ऑर्क्स आ रहे होते हैं उन लोगों को निपटा रहा होता है। और इसी तरीके से बाकी जितने भी यहाँ पर जिन्वू के शैडो सोल्जर्स होते हैं वो भी हाई लेवल के ऑर्क्स को बड़ी आसानी से निपटा रहे होते हैं, और जिन्वू भी यहाँ पर इन ऑर्क्स के ऊपर खुद अटैक कर रहा होता है अपने डैगर से और उनको खत्म कर रहा होता है। ये देख के बाकी सभी जो हंटर होते हैं वो तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं ये क्या है भाई, ये तो हमारे वाइस गिल्ड मास्टर की तरह लग रहा है, और आखिरकार क्यों इतना ज्यादा पावरफुल हंटर एक पोर्टर की पोजीशन पर यहाँ पर आया है। जिन्वू की आर्मी भी उन हाई ऑर्क्स के ऊपर अटैक करती है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इग्रीस, आयरन और टैंक को छोड़कर मेरे जितने भी शैडो सोल्जर्स हैं उनकी ताकत बी रैंक के हंटर जितनी है, और उन लोगों को इन हाई ऑर्क्स के लड़ने में भी काफी ज्यादा कठिनाइयां हो रही हैं, और अगर इन हाई ऑर्क्स की आर्मी की तुलना की जाए तो ये मेरे से 3 गुना ज्यादा है, तो मेरे को ही इनमें से जितने हाई ऑर्क्स को हो सकता है इनको खत्म करना होगा। और तभी यहाँ पर जो कार्गलन होता है अपने ड्रैगन को समन करता है, जो कि जिन्वू की शैडो आर्मी के ऊपर फायर से अटैक करता है, और जिन्वू के काफी सारे शैडो सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। कार्गलन जिन्वू से कहता है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो ना, तुम्हें क्या लगा तुम इन छोटे मोटे मामूली अपने आर्मी को लेकर मेरे को हरा पाओगे, ये सब चीजें मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। जिन्वू कहता कोई नहीं, अभी देख लेंगे। और वैसे भी मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं वो लोग अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, जब तक कि मेरे पास माना है वो तब तक अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। कार्गलन जिन्वू से कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो रीजनरेट हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो माना है वो जल्द ही खत्म हो जाएगी, और जिस स्पीड से मेरे वॉरियर्स तुम्हारे शैडो सोल्जर्स को खत्म कर रहे हैं तुम्हारी माना बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। और इस तरफ जितने भी हाई लेवल के ऑर्क्स होते हैं वो जिन्वू के आर्मी को काफी और तेजी से खत्म कर रहे होते हैं। हालांकि जिन्वू की जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो अपने आप को रीजनरेट कर पा रहे होते हैं, लेकिन असल में उसके अंदर जिन्वू की ही माना इस्तेमाल हो रही होती है, और जब जिन्वू की माना खत्म हो जाएगी तो ये लोग रीजनरेट नहीं कर पाएंगे और वो लोग हार जाएंगे। तभी जिन्वू काफी ज्यादा गुस्से में कार्गलन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये सब कुछ होने से पहले ही तुम मारे जाओगे, और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन कार्गलन के सामने जो शील्ड बनी हुई होती है उसके कारण वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता। कार्गलन जिन्वू से कहता है कि इसका कोई भी असर नहीं होगा, तुम अपना समय वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे सोल्जर्स की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से घट रही है। तभी जिन्वू कार्गलन से कहता है कि ओह तो ऐसी बात है, जिसके बाद जिन्वू उसको बताता है कि मेरे पास एक और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैडो सोल्जर है, क्यों ना मैं तुमको वो दिखाऊं, और तुमको मेरे माना की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद कार्गलन जिन्वू से कहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे सारे सोल्जर्स को अपने एक ही अटैक में खत्म कर देता हूँ, और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है उसके शैडो सोल्जर्स के ऊपर, और उसके काफी सारे शैडो सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। जिसको देखने के बाद जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये जो बॉस है वो वेल्कन और मैटस से काफी ज्यादा ताकतवर है। वैसे मैटस हजारों अनडेड सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसका जो डिफेंस था वो काफी ज्यादा कमजोर था, और दूसरी तरफ कार्गलन का जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरीके से मेरे शैडो सोल्जर्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं तो मेरे को इन हाई ऑर्क से हैंड टू हैंड फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये कोई जॉब चेंज क्वेस्ट नहीं है, यहाँ पर जो सरकमस्टांसेस हैं वो काफी ज्यादा अलग है। और तभी जिन्वू यहाँ पर अपनी इन्वेंट्री में से पोशन का इस्तेमाल करता है और उस लिक्विड को पी लेता है, और अब इसका मतलब ये है कि जिन्वू जब चाहे अपनी माना को बढ़ा सकता है। जिसके बाद जिन्वू कार्गलन से कहता है कि अब मैं तुमको दिखाऊंगा अपनी नेक्रोमैंसर की असली पावर, और ऐसा कहने के बाद
जिन्वू बोलता है अराइज, और यहाँ पर जितने भी कार्गलन की सेना के लोग मर गए होते हैं उन सभी को जिन्वू कंट्रोल कर लेता है अपने शैडो सोल्जर्स के रूप में। देखते ही देखते जितने भी यहाँ पर हाई लेवल के ऑर्क मर गए होते हैं जिन्वू उन सभी को अपने शैडो सोल्जर्स में ऐड कर लेता है, जिसको देखने के बाद कार्गलन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरे वॉरियर्स अनडेड में कैसे कन्वर्ट हो गए। जिन्वू कार्गलन से कहता है कि वैसे तुम्हारे काफी सारे जो सोल्जर्स हैं, वॉरियर हैं, वो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन चिंता मत करो, वो जल्द ही मेरे शैडो सोल्जर में आ जाएंगे, और आखिर में तुम भी। जिसकी बात सुनने के बाद कार्गलन बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि नामुमकिन, आखिरकार ये है कौन। कार्गलन कहता है कि आखिरकार क्यों, आखिरकार हम क्यों। जब हम इस डंजन में आए थे तो हम लोगों को सिर्फ एक ही कमांड था जो कि सुनाई देता था कि ह्यूमंस को हंट करो। हमको किसी रीजन की जरूरत नहीं थी, हम तो सिर्फ उन ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। जिसके बाद कार्गलन अपनी आर्मी से कहता है कि इसके ऊपर अटैक करो, उसको खत्म कर दो। उसकी आर्मी यहाँ पर जिन्वू के ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन वहाँ पर टैंक आ जाता है और उन सभी लोगों को वहाँ पर खत्म करने लग जाता है। और ये फाइट देखकर जितने भी यहाँ पर हंटर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग को यहाँ पर खड़े होकर ये तमाशा नहीं देखना चाहिए, हम लोग की भी उसकी मदद करनी चाहिए चलकर। ये बात सुन के कार्गलन काफी ज्यादा भड़क जाता है और वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उन लोगों के ऊपर अपनी कर्स पावर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी हंटर्स होते हैं उन लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद कार्गलन जिन्वू के ऊपर भी अपने कर्स से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू को तो घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और ये देख कर कार्गलन की तो आंखें खुली रहती है। वही देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि आखिर कैसे, आखिरकार मेरे कर्स का इस्तेमाल इसके ऊपर क्यों नहीं हुआ। जिन्वू उससे कहता है कि क्या तुमको याद नहीं मैंने तुमसे क्या कहा था, मेरा और तुम्हारा काफी भयानक मैचअप होने वाला है। वैसे तुम्हारी ये छोटी सी अजीब सी जो शील्ड है ना, इसको मैं पहले डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और ऐसा कहने के बाद जिन्वू यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी पूरी शील्ड को ब्रेक करता है, जिसको देखने के बाद कार्गलन की तो हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कैसे, आखिरकार इसने ये कैसे कर दिया। और तभी यहाँ पर मिस चाइन आ जाती है। वो यहाँ का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होती हैं। मिस चाइन अपने मन में सोचते हो कहते हैं कि आखिरकार मैं ये देख क्या रही हूँ, या ये सभी के सभी समन बीस्ट्स हैं। और जो मेज टाइप के हंटर होते हैं वो लोग भी सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 मैजिकल बीस्ट को समन कर सकते हैं। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। सभी लोग भी मिस चाइन को देख लेते हो, कहते हैं अरे वाइस गिल्ड मास्टर यहाँ पर आ गई हैं। मिस चाइन यहाँ पर आके बाकी सभी हंटर्स से बोलती हैं कि तुम सभी ठीक तो हो ना, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। हीलर हंटर वो कहती है कि हमें भी नहीं मालूम कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। कार्गलन जिन्वू से कहता है कि तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जो कार्गलन होता है वो अपने साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है। मिस चाइन स्ट्राइक स्क्वाड के बाकी सभी मेंबर से कहती हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलो। कार्गलन कहता है कि तुम सभी कीड़ों को मैं खत्म करके रख दूंगा, और जिन्वू के शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक करता है। जिन्वू उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि इतने बड़े जाइंट्स के साथ मेरा बहुत ही ज्यादा खराब एक्सपीरियंस है, अब दोबारा नहीं। कार्गलन अपना साइज बढ़ाने के बाद कहता है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर कार्गलन, तुमको क्या अभी भी मैं एक इजी ओपोनेंट लग रहा हूँ। और वो जिन्वू के ऊपर फायर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसके फायर मैजिक से बच जाता है और उड़ते हुए जाता है और उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम मेरे को अभी भी एक इजी अपोनेंट ही लग रहे हो। और उसके ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है और उससे कहता है अपना साइज बढ़ाने के बाद तुम मेरा काफी ज्यादा आसान टारगेट बन गए हो, और एक मेज बिना अपने गार्ड के असैसन के सरप्राइज अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकता। और उसके ऊपर काफी तेजी से अपने डैगर से बहुत सारा अटैक कर देता है। तो देखते हैं मिस्टर च्यूल को, जो कि अपने मेंबर्स के साथ यहाँ पर पहुंच गए होते हैं। वो भी देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जिन्वू किस तरीके से इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। तो असल में मिस्टर च्यूल ही नहीं, उनके साथ आए हुए मेंबर मिस चाइन और बाकी सभी जो हंटर होते हैं स्ट्राइक स्क्वाड के, वो सभी लोग ये देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि जिन्वू किस तरीके से इस डंजन के बॉस कार्गलन से लड़ रहा है। और कार्गलन भी बहुत ज्यादा बौखला गया है और वो जिन्वू को बस खत्म कर देना चाहता है। मिस चाइन अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या इन सभी बीस्ट्स को इस हंटर ने समन किया है। इस तरफ जिन्वू जो कि कार्गलन के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से जा रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि मेरे को इसके ऊपर डैगर से अटैक करना नहीं चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा है। इसके बाद जिन्वू अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक ना करके अपने पंच से अटैक करता है। जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से जाता है और उसको एक पंच से हिट करता है, जिससे कार्गलन का पूरा शरीर हिल जाता है और कार्गलन काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। मिस्टर च्यूल जिन्वू को आवाज देते हैं, लेकिन जिन्वू तो कार्गलन को हराने में व्यस्त था। मिस चाइन मिस्टर च्यूल की बात सुनते हुए कहती हैं कि सिर्फ मिस्टर चो ही नहीं बल्कि सर्वेलेंस टीम का जो मैनेजर है यानी मिस्टर च्यूल, वो भी इसके बारे में जानता है। मिस्टर च्यूल मिस चाइन से कहते हैं कि मैं यहाँ पर स्ट्राइक स्क्वाड की मदद करने के लिए आया था,
क्योंकि बाहर मेरे को इस डंजन में से काफी ज्यादा हाई लेवल की माना डिटेक्ट हुई थी, लेकिन यहाँ का नजारा देख के मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को मेरी जरूरत तो है ही नहीं। मिस्टर सांग जिन वू ने ऑलरेडी ए रैंक के डंजन को अपने दम पर क्लियर कर दिया है। ये बात सुन के मिस्टर च्यूल अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, तो असल में ये काफी ज्यादा ताकतवर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये एक फाइटर टाइप का हंटर है और साथ ही में ये मैजिकल बीस्ट को भी समन कर सकता है और आखिरकार कितने सारे बीस्ट्स को ये कंट्रोल कर सकता है। मिस चाइन मिस्टर च्यूल से पूछती है कि आखिरकार ये बंदा है कौन, क्या तुम इसको जानते हो? जिस पर मिस्टर च्यूल उनको बताते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ इसके बारे में। इस तरफ कारगलन बहुत ही ज्यादा बौखला गया होता है क्योंकि भाई जिन्वो ने उसकी बहुत ज्यादा पिटाई कर दी होती है। जिन्वो कारगलन से कहता है कि क्या तुम जानते हो तुम्हारे जीतने के कोई भी चांस नहीं थे, जिस पल तुमने अपने गार्ड्स को लॉस्ट कर दिया उसके बाद से तो तुम्हारे जीतने के बिल्कुल भी चांस नहीं थे। कारगलन ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि नामुमकिन, ऐसा कोई तरीका है ही नहीं, ये तो नामुमकिन है कि कोई कारगलन के डिफेंस को तोड़ सके। तो कारगलन फिर से गुस्से में जिन्वो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जिन्वो के जो शैडो सोल्जर होते हैं उसको लपेट देते हैं वहां पर और उसको खत्म कर देते हैं। जिन्वो का सिस्टम उसको बताता है कि तुमने इस डंजन के बॉस को हरा दिया है और तुम्हारा लेवल अप हुआ है। जिन्वो कहता है कि मैंने इस बॉस को हरा दिया और मेरे जो सोल्जर्स थे उन्होंने मेरी मदद की बाकी जो हाई लेवल के ऑर्क्स थे उनको खत्म करने में, तो अब समय है मेरा रिवॉर्ड कलेक्ट करने का। लेकिन जिन्वो कहता है अरे नहीं रुको, ये जो डंजन है ये तो हंटर गिल्ड का है ना, तो मेरे को इतना ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए और मेरे को ए रैंक के जो बॉस की लूट है उसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ मैं यहाँ पर इनके जो शेडोज हैं उनको तो मैं एक्सट्रैक्ट कर ही सकता हूँ जितना चाहूँ उतनों को। जिसके बाद जिन्वो कारगलन के पास भी जाता है और उसकी भी शेडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और कारगलन देखते ही देखते जिंदा हो जाता है, जिसको देखने के बाद सभी हंटर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन असल में जिन्वो ने यहाँ उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट किया होता है जिस वजह से उसकी शैडो जिंदा हुई होती है। जिन्वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम शैडो नहीं हो सिर्फ, तुम तो बहुत ज्यादा बड़े हो यार। जिसके बाद जिन्वो का सिस्टम उससे अपने शैडो सोल्जर का नाम रखने के लिए कहता है। जिन्वो कहता है अच्छा तो मेरे को इसका नाम भी रखना होगा। जिन्वो यहाँ पर थोड़ा बहुत सोचता है, वो कहता है क्या नाम रखूँ इसका मैं यार। वो उसका नाम कार रखने की सोचता है लेकिन वो कहता है कि नहीं यार ये मेरे को याद नहीं रहेगा, तो ठीक है मैं तुमको एक नया नाम देता हूँ। जिसके बाद जिन्वो उसको नाम देता है और जिन्वो उसको नाम देता है टस्क। तो जिन्वो ने यहाँ पर काफी सारे और नए नए शेडोज को एक्सट्रैक्ट किया होता है और अब जिन्वो यहाँ पर 127 शेडोज को प्रिजर्व कर सकता है। और इधर जिन्वो को ये सब कुछ करता देख कर यहाँ पर बाकी जो लोग होते हैं वो तो भाई काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एक्चुअली में उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि अब इन लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि जिन्वो यहाँ पर एक सिस्टम में जी रहा है, उसके पास एक सिस्टम है। अब इन लोगों को तो कंफ्यूजन हो रही थी भाई ये कर क्या रहा है, मतलब ये कुछ अलग ही लेवल काम कर रहा है। तभी मिस्टर च्यूल जिन्वो के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि मिस्टर सान जिन्वो, जिसको देखने के बाद जिन्वो काफी हैरान होता है, कहता है क्या मिस्टर च्यूल, अरे यार मिस्टर चाइन ये सब लोग यहाँ पर कब आ गए? मैं बॉस से लड़ने में इतना ज्यादा बिजी था कि मैंने तो इन लोगों को नोटिस भी नहीं किया कि ये लोग यहाँ पर कब आ गए। बाकी सभी जो यहाँ पर स्ट्राइक स्क्वाड के हंटर्स होते हैं वो जिन्वो से काफी सारे सवाल करते हैं। उनके सवाल सुनने के बाद तो जिन्वो की हालत खराब हो रही होती है कि मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं। लेकिन तभी मिस्टर च्यूल और सर्विलेंस टीम के बाकी जो मेंबर्स होते हैं जिन्वो के आगे आते हैं। वो उन सभी लोगों से कहते हैं कि हम लोग हंटर एसोसिएशन से आए हैं और हम मिस्टर सान जिन्वो की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग इनकी आइडेंटिटी को पब्लिकली रिवील नहीं कर सकते हैं और ये एक टॉप सीक्रेट मैटर है और जो भी सब कुछ है वो हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे एक बार जब सभी लोग गेट से बाहर चले जाएंगे। और आप सभी लोगों को जो भी आज गेट के अंदर हुआ है बाहर बताने की किसी को कुछ भी जरूरत नहीं है। बाकी दोनों जो यहाँ पर सर्विलेंस टीम के मेंबर होते हैं जिन्वो से कहते हैं कि मिस्टर सांग जिन्वो आपको यहाँ पर कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है उसमें आप कुछ भी इंटरफेस मत कीजिएगा, हम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। इस तरह मिस्टर च्यूल बाकी सभी हंटर्स के पास जाते हैं और उन सभी लोगों से कहते हैं कि अभी अभी मिस्टर सांग जिन्वो ने बीस्ट की एक बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी को हराया है साउथ कोरिया के लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा अमीर गिल्ड के सामने और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो एस रैंक के हंटर को भी पार कर गई है। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग एसोसिएशन के थ्रू इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपकी मदद करेंगे इस डंजन से बाहर निकलने में। और तभी सॉन क्यून सामने आते हैं और वो कहते हैं कि रुको, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर हो और शायद इसीलिए तुमने जो अपनी आइडेंटिटी थी वो छुपा के रखी थी और मेरे को तुमसे ये बिल्कुल भी नहीं जानना है कि आखिरकार तुम एक पोर्टर के तौर पर यहाँ पर क्यों आए थे।
और वैसे भी तुमने हम सभी की जान बचाई है। और स्ट्राइक स्क्वाड के सभी जो हंटर्स होते हैं वो जिन्वू को थैंक्स बोलते हैं उसकी जान बचाने के लिए। तभी जिन्वू उसी हीलर गर्ल के पास आता है और उससे बोलता है कि जैसा कि तुम अब नहीं मरी हो तो क्यों ना तुम अपनी जो डायरी है वो अपने ही आप डिलीवर कर दो। जिसकी बात सुनने के बाद वो लड़की उससे डायरी लेते हुए कहती है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस चाइन उन लोगों से कुछ पूछने के लिए उनको जैसे ही बुलाने वाली होती है, तभी उसके बगल में जो मैजिकल हंटर गर्ल होती है वो मिस चाइन से पूछती है कि मिस चाइन वैसे आपने अपने हाथ में ये पिकैक्स क्यों ले रखा है। अब बेचारी मिस चाइन उसको क्या बताएं कि अब उनके साथ क्या हुआ था। जिस पर उसको कहती है अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, अरे बस ये ऐसे ही। इसके बाद अगले सीन में हम लोग योजिन को देखते हैं जो कि जिन्वू का इंतजार कर रहा था। तभी जिन्वू वहाँ पर आ जाता है। योजिन जिन्वू को कपड़े देखते हुए कहता है कि सर आपके कपड़े। जिन्वू उसको बताता है कि मैं डायरेक्टली डंजन से यहाँ पर आया हूँ तो इसलिए मेरे कपड़े कुछ खराब रखे हैं। योजिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है, अपने मन में सोचता होता है तो सर अभी भी डंजन्स में जा रहे हैं अपने आप को ट्रेन करने के लिए, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसके बाद योजिन उसको सारी बातें बताता है जो भी उसके फादर के साथ हुई थी। जिसकी बात सुनने के बाद जिन्हों कहता अच्छा तो तुम अपने फादर के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर मिंगवान आ गया और उसने वो सारी बातें बता दी जो भी रेड गेट के अंदर हुई थी। जिन्वू अपने मन में सोचते तो कहता है कि आखिरकार उसने ये सब कुछ क्यों किया। जिसके बाद जिन्वू उससे बोलता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर तुम योजिन गिल्ड के मास्टर बनना चाहते हो तो तुमको मेरी जरूरत है। चलो ठीक है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग व्हाइट टाइगर गिल्ड में मिस्टर चोई को देखते हैं जिसको सॉन किहुन सारी बातें बताता है जो भी उसके साथ डंजन में हुई थी। जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर चोई कहते हैं क्या मिस्टर सांग जिन वू ने हमारे रेड्स को ज्वाइन किया था, तो तुम ये कहना चाहते हो कि कल वो माइनिंग टीम में था और आज उसने तुम्हारा स्ट्राइक स्क्वाड का बैग उठाया। मिस्टर सॉन किहुन तुम समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो। जिसके बाद सॉन किहुन उसको और भी सारी बात बताता जो भी सब कुछ हुआ था। वो कहता कि हाँ बिल्कुल सर मैं सब कुछ आपको सही बता रहा हूँ जो भी वहाँ पर हुआ था, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था कि वो हमारे रेड में इंटरफेस करे, लेकिन सिचुएशन ही कुछ वहाँ पर ऐसी हो गई थी कि उसको इंटरफेस करना ही पड़ा। मिस्टर चोई भी अपने मन में सोच तो कहते हैं कि क्या वो मल्टीपल बीस्ट को समन कर सकता है और वो एक असैसन टाइप हंटर भी है और उसके पास ऐसी एबिलिटीज भी है कि वो मरे हुए बीस्ट को अपना सोल्जर भी बना सकता है। ये तो कुछ पावर्स ही हैं जो कि उसने हमारे सामने रिवील्ड की हैं। शायद उसके पास और भी एबिलिटीज हो जो कि वो हमसे अभी छुपा रहा है। जिसके बाद मिस्टर चोई यहाँ पर मिस्टर सॉन की उनसे पूछते हैं कि अगर वो इतना ही ज्यादा पावरफुल है तो तुम्हारे कंपैरिजन में वो मेरे से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिस्टर सॉन की उनसे कहते हैं कि रेड के दौरान हर किसी को अलग अलग रोल असाइन किया जाता है ताकि वो इस रेड को बैलेंस बना सके। तो अगर एक हंटर की कोई कमजोरी है तो वो दूसरे हंटर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है और इसीलिए हम लोग रेड के दौरान रोल्स को डिवाइड कर देते हैं 3 मेन कैटेगरी में, अटैक, डिफेंस और सपोर्ट। और बिना इन तीनों पोजीशन के एक साथ काम किए रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और जो पूरी टीम है वो खतरे में आ सकती है। ये सब कुछ तो एकदम सीधी बातें हैं, लेकिन वो हंटर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। मिस्टर चोई तो क्या आप एक ए रैंक के डंजन को जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल पे हो अपने दम पर क्लियर कर सकते हैं। जिसकी बात सुनने के बाद मिस्टर चोई भी अपने मन में सोचते हो कहते हैं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, ये बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा मेरे लिए जब मेरे ऊपर एक साथ काफी सारे बीस्ट अटैक करेंगे। ये चीज मेरे लिए नहीं किसी के लिए भी कठिन हो सकता है। जिस पे मिस्टर चोई उसका जवाब देते हुए कहते हैं हाँ, और ऐसा लगता है कि जो मेरा टाइटल है द अल्टीमेट हंटर ये अभी एक जोक बन के रह गया है। जिस पे मिस्टर सोन क्यून उससे कहते हैं कि मिस्टर चोई मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे गिल्ड को कैसे चला रहे हैं कैसे नहीं चला रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा किसी भी हाल में मिस्टर सांग जिन वू को रिक्रूट कीजिए। मिस्टर चोई भी कहते हैं हाँ चलो ठीक है मैं अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद अगले सीन में हम लोग काफी सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि किसी का इंतजार कर रहे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो असल में इस कार के अंदर मिन सुंग बैठा हुआ था जो कि अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल समझ रहा था। तो यहाँ पर वो बस इन रिपोर्टर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और तभी यहाँ पर एक दूसरी कार आके रुकती है जिसके अंदर से मिस्टर बेक और मिस्टर चोई निकलते हैं, जिनको देखकर सभी कैमरामैन जो होते हैं वो इन लोगों की फोटो लेने लग जाते हैं। मिस्टर बेक उन सभी लोगों को देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सभी रिपोर्टर्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं।
तभी उनमें से जो रिपोर्टर होता है वो उन लोगों से पूछता है, तो क्या आप यहाँ पर मिस्टर ली मिन सुंग को रिक्रूट करने के लिए आए हैं क्या? वो न्यूज रिपोर्टर उनसे और भी ज्यादा सवाल पूछते हैं, जिसके बाद मिस्टर बेग उन रिपोर्टर के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम पता नहीं किस इंसान की बात कर रहे हो जिसका नाम क्या ली मिन सुंग है, और वैसे भी हम लोग यहाँ पर उसके लिए नहीं आए, हम किसी और काम के लिए आए हैं, और तुम लोग यहाँ बिल्डिंग के सामने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? जिस पर मिस्टर चोई उन लोगों से कहते हैं कि मिस्टर ली ने ऑलरेडी पेंट गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, और वैसे भी हम लोग उस चीज के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, ये तो सबको मालूम ही है, हम लोग यहाँ पर किसी और काम के लिए आए हैं। जिनकी बात सुनने के बाद रिपोर्टर भी यहाँ पर कहते हैं अरे यार अब क्या है, और वो लोग सोचने लग जाते हैं कि ये लोग यहाँ पर करने के आए हैं, मतलब कोई दूसरा काम अब क्या है। जिसके बाद मिस्टर बेक और मिस्टर चोई यहाँ पर आपस में बहस करने लग जाते हैं इस बात को लेकर कि मिस्टर सांग जिन वू को ज्वाइन करवाना चाहिए, लेकिन मिस्टर बेक कहते हैं कि नहीं, पहले हम लोगों को अपना गिल्ड है उसको पहले बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए, हमारे जो काफी सारे लोग हैं उनको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हमको जिनवू को बाद में रिक्रूट करना चाहिए। लेकिन मिस्टर चोई कहते हैं कि नहीं, हमको अभी करना चाहिए, और फिर इन लोगों के बीच में यहाँ पर बहस होने लग जाती है। तभी यहाँ पर फिंड गिल्ड का जो मास्टर होता है वो यहाँ पर आ जाता है, वो इन लोगों से बोलता है कि क्या हुआ, तुम दोनों मिन सुंग के बारे में बात कर रहे हो ना? जिस पर वो दोनों एक साथ ही कहते हैं क्या क्या बकवास कर रहे हो, हम लोग उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जिसकी बात सुनने के बाद वो बेचारा भी कहता है क्या इन लोगों के साथ क्या गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। अब कार के अंदर बैठे बैठे मिन सुंग जो होता है वो भी कहता है मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, कंट्री की बेस्ट गिल्ड मेरे लिए फाइट कर रहे हैं। अब इस बेचारे को कौन बताए कि भाई इसके लिए तो कोई लड़ भी नहीं रहा है, कोई जानता भी नहीं ढंग से, वो तो जिनवू को लेकर फाइट हो रही है वहाँ पर। तभी मिन सुंग जो होता है वो अपनी कार से बाहर आता है, सभी रिपोर्टर्स लग जाते हैं अपना कैमरा लेकर उसकी फोटो खींचने में, और इन रिपोर्टर के पीछे खड़ा होता है जिनवू। जिनवू उन सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, इन लोगों को मेरे बारे में सारी बातें पता तो नहीं चल गई, और डंजन के अंदर क्या क्या हुआ कहीं लोगों को वो भी तो नहीं पता चल गया है। लेकिन फिर जिनवू सोचता है कि नहीं यार, मेरे को इनको देखने से ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आखिरकार मैं हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर जाऊंगा कैसे, क्योंकि रिपोर्टर्स ने हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर जाने वाला जो रास्ता था उसको पूरी तरह से घेर लिया था। लेकिन जिनवू फिर भी उन लोगों को साइड करते हुए वहां से आगे जाने लगता है। तभी हंटर एसोसिएशन का जो एक मेंबर होता है वो जिनवू को वहाँ पे रोकता है और कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, तुमको एसोसिएशन में कोई काम है क्या, तुमको ये रिपोर्टर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं? तभी जिनवू उसको बताता है कि आज मेरा अपॉइंटमेंट है, जिस पर वो बंदा तो कहता है कि हाँ फिर भी एंट्रेंस अभी ब्लॉक्ड है, तुम कुछ देर बाद आना। मिन सुंग भी जिनवू की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये कौन बंदा यार, आशा है कि मेरे को सिक्योरिटी इसको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाल के फेंक देगी। और जो सिक्योरिटी वाला होता है वो भी जिनवू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी चिल्ला रहा होता है और उसको कहता है कि तुम अंदर अलाउ नहीं हो, अभी जाओ और बाद में आना। तभी किसी की आवाज आती है जो कि कहता है कि आखिरकार तुमको किसने बोला कि ये यहाँ पर अलाउ नहीं है, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो असल में यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के जो चेयरमैन होते हैं वो आए हुए होते हैं, और वो पर्सनली जिनवू को यहाँ पर पिकअप करने के लिए आए होते हैं ताकि जिनवू अपना टेस्ट करवा सके आज। मिस्टर गो यानी कि चेयरमैन जो होते हैं वो यहाँ पर इन लोगों को बताते हैं कि ये मेरा गेस्ट है, और फिर चेयरमैन मिन सोंग को भी काफी ज्यादा सुनाते हैं। जिसके बाद मिस्टर गो जिनवू को अंदर लेकर चले जाते हैं। बाकी सभी जो रिपोर्टर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये बंदा कौन है जिसको पर्सनली मिस्टर चेयरमैन यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। मिन संग भी काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है, वो भी सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन जिसको चेयरमैन इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, इसने मेरे पूरे शो को ऐसे की तैसी कर दी। तभी मिन संग जो होता है वो सिक्योरिटी वाले से कहता है कि पता लगाओ कि आखिरकार चेयरमैन के साथ ये जो अंदर गया है ये बंदा है कौन, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार ये कितना ग्रेट है। जिसके बाद मिन संग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यार इसकी वजह से मेरा सारा फोकस चला गया, कोई नहीं, मैं दोबारा से अपने रिपोर्टर्स को जो है अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ, और इन सभी रिपोर्टर्स से कहता है कि मेरा इवैल्यूएशन स्टार्ट होने वाला है, तो बस अभी थोड़ी देर में मैं ऑफिशियल से बात करता हूँ। और जैसे वो हंटर एसोसिएशन के अंदर जाने वाला ही होता है तभी काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर मिस्टर च्यूल आ जाते हैं अपने साथियों के साथ। मिस्टर च्यूल उसको बताते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते हो क्योंकि एक दूसरा हंटर जो कि अभी अभी गया है उसका रिवॉल्यूशन का काम चल रहा है, और इसीलिए तुमको अंदर जाने की इजाजत नहीं है, तुमको ही नहीं किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। रिवॉल्यूशन का जो उनका काम हो रहा है वो अभी 11 बजे तक खत्म हो जाएगा, और तब तक बिल्डिंग के अंदर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। जिसकी बात सुन के मिन संग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, वो कहता है क्या क्या बकवास कर रहे हो, अपना टाइमिंग देता है अपने फोन में, वो कहता है क्या अभी 30 मिनट है, मतलब मेरे को 30 मिनट तक यहाँ पर वेट करना होगा, आखिरकार ये दूसरा बंदा है कौन। हाँ माना कि ये अभी अभी रीअवेक्ड हुआ है, लेकिन आखिरकार ये कितना ज्यादा पावरफुल है कि चेयरमैन खुद पर्सनली आए थे उसको लेने के लिए, और अब मेरे को इंतजार भी करवाया जा रहा है। मिन संग उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमको यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्या, रिपोर्टर्स मेरे इवोल्यूशन के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो कि मैं 11 बजे के बाद ही जा सकता हूँ, और यहाँ तक कि जो चेयरमैन है वो भी जानते हैं, पर किसी ने भी मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और मेरे को अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। जिसके बाद मिन संग
मिस्टर च्यूल के करीब आता है और उसको बोलता है कि लिसन मेरी बात सुनो, तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, मैं हूँ ली मिनसंग। लेकिन मिस्टर च्यूल तो उसकी बातों को जवाब ही नहीं दे रहे होते, उससे उल्टा ही बोलते हैं भाई देख 11 बजे के बाद ही आ सकता है, उससे पहले तो तेरे को मैं एंटर करने नहीं दूंगा। जिस पर मिनसंग काफी ज्यादा और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पर मिस्टर च्यूल से कहता है कि क्या तुम ये जानते नहीं हो क्या, योजिन कंस्ट्रक्शन जो है वो हंटर एसोसिएशन का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है और मेरे जो फादर हैं ली वॉन क्यू वो योजिन कंस्ट्रक्शन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और क्या तुम ये सोच भी नहीं सकते कि हम लोग इस एसोसिएशन को कितने ज्यादा पैसे देते हैं, कितने ज्यादा रुपए देते हैं, और तुम इस तरीके से हरकत कर रहे हो और तुमको यहाँ पर रिपोर्टर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? और इसके जो बाद में परिणाम होंगे ना तुम उसको देख लेना, फिर बाद में मेरे से मत बोलना। जिसपे मिस्टर च्यूल को जवाब देते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है मैं देख लूंगा जो भी होगा। जिसकी बात सुनकर मिनसंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है भाई ये कितना ज्यादा स्पेशल हंटर है, इसके चक्कर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं की जा रही है, यहाँ पे रिपोर्टर्स हैं इनकी कोई इज्जत नहीं की जा रही है, कौन है भाई ये? मिस्टर च्यूल अपना चश्मा उतारते उससे कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दिया ना, इसके बाद जो होगा वो तुम क्या उसको हैंडल कर पाओगे? जिसकी बात सुन के मिनसंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और हम लोग को मालूम ही है यार कि जो योजिन कंस्ट्रक्शन है वो खुद जिन्वू के पीछे पड़ा हुआ है कि जिन्वू उनको ज्वाइन कर ले, और ये उसको धमकी दे रहा है कि योजिन कंस्ट्रक्शन को जानता है। बिल्डिंग के अंदर मिस्टर बेक और मिस्टर चोई दोनों ही यहाँ पर जिन्वू का इंतजार कर रहे होते हैं और मिस्टर गो और सांग जिनवू दोनों ही यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर एंटर कर गए होते हैं। मिस्टर गो जिनवू को बताते हैं कि ये दोनों घंटों से हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं और लगभग हम लोगों को 2 साल से कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं मिला है। और दूसरी तरफ हंटर गिल्ड जो है वो खुद तुम्हारी स्ट्रेंथ का विटनेस है, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, तो ये दोनों जरूर यहाँ पर तुमको अपना गिल्ड ज्वाइन करवाने के लिए आए होंगे। तभी इन लोगों के पास रिवॉल्यूशन करने वाला जो ऑफिसर होता है वो जिन्वू के पास आता है, वो जिन्वू को वेलकम करता है और जिन्वू को बोलता है तो सबसे पहले रिवॉल्यूशन शुरू करने से पहले आप मेरे को अपनी स्किल दिखा दीजिए, जिसके बाद हम आपको जो है वो कैटेगराइज कर सके। तो आप जो जो स्किल कर सकते हैं, जो भी आपके पास स्किल्स है, एक बार हमको आप वो दिखा दीजिए। जिसके बाद जिन्वू कहता है हाँ चलो ठीक है मैं कुछ ऐसा काम भी कर सकता हूँ। और जिन्वू वहाँ पर एक बीस्ट को समन करता है, जिसको देखकर मिस्टर गो तो थोड़े बहुत ही हैरान होते हैं, कहते हैं ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रिवॉल्यूशन करने वाला ऑफिसर होता है उसको तो मुंह खुले ही रह जाते हैं। रिवॉल्यूशन करने वाला ऑफिसर जिन्वू से कहता है कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा बीस्ट को समन कर सकते हो, पर जिन्वू यहाँ पर और भी बीस्ट को समन नहीं कर रहा होता। जिस पर मिस्टर गो जो होते हैं जिन्वू से कहते हैं कि मिस्टर सांग जिन्वू मेरे को मालूम है आपने अभी तक सारे बीस्ट को समन नहीं किया है। जिन्वू भी सोच रहा था कि अरे यार इन लोगों के सामने झूठ बोलकर मैं करूंगा भी क्या, क्योंकि मैंने जो अपना कारनामा है वो तो पहले डंजन के दिखा दिया, इससे कुछ छुपाया तो नहीं जा सकता इन लोगों से। जिसके बाद जिन्वू कहता है अच्छा चलो ठीक है यार इन लोगों को मैं दिखाई देता हूँ। जिसके बाद जिन्वू यहाँ पर जितने भी बीस्ट को समन कर सकता है वो सारे बीस्ट को समन करता है। और भाई इस बार तो मिस्टर गो जो होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। पीछे खड़े मिस्टर बेक और मिस्टर चोई भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं भाई कितने सारे बीस्ट को समन कर रहा है। और जिन्वू यहाँ पर अभी भी बीस्ट को समन किए ही जा रहा होता है और वो वहाँ पर काफी सारे बीस्ट को समन कर लेता है। जिसके बाद जिन्वू रिवॉल्यूशन वाले ऑफिसर को बताता है कि मैं लगभग 100 से ज्यादा बीस्ट को समन कर सकता हूँ। जिसकी बात सुन के भाई सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बंदा कहता है क्या 100 से ज्यादा, इम्पॉसिबल। जिसके बाद जिन्वू को उसका लाइसेंस मिल जाता है और जिन्वू वहाँ से बाहर आ रहा होता है। मिस्टर बेक भी अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि इसकी जो मैजिक कैपेबिलिटीज है वो तो काफी ज्यादा लाजवाब है, ये है असली सांग जिन्वू। लेकिन जब मैंने इसको लास्ट टाइम देखा था तो ये इतना ज्यादा ताकतवर तो नहीं था, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि मिस्टर बेक जो है उनको सामने वाले जो हंटर होते हैं उनकी स्ट्रेंथ तो यहाँ पर समझ में आ जाती है कि कितनी उसके में से माना रिलीज हो रही थी। उन्होंने यहाँ पर जब लास्ट टाइम वो जिन्वू से मिले थे तो उनको कंफ्यूजन तो थी, उनको ये तो पता लग गया था कि जिन्वू ताकतवर तो है लेकिन उतना भी नहीं है। लेकिन अब जिन्वू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इसीलिए वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि उस समय तो इसकी जो स्ट्रेंथ थी उससे ज्यादा स्ट्रेंथ मेरे पास थी, लेकिन आज ही मेरी स्ट्रेंथ को भी ओवर पावर्ड कर गया है। मिस्टर बेक जिन्वू से कहते हैं कि जिन्वू हमको तुमसे थोड़ा सा काम है, पर जिन्वू तो उनको भाव नहीं दे रहा होता। वो कहता है कि सॉरी मेरे को कोई दूसरा काम है। सुनकर मिस्टर बेक और मिस्टर चोई दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं भाई ये क्या बंदा है ये। जिसपे मिस्टर बेक जिन्वू से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस तरीके से मना नहीं करता। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये लोग क्या ये सोच रहे हैं, क्या ये मेरे को बोलेंगे कि मैं इनकी बात पे रिग्रेट करूंगा क्योंकि मेरे लिए काफी अच्छा ऑफर लेकर आए हैं। चलो छोड़ो यार इन लोगों को। और फिर जिन्वू यहाँ से बाहर जाता है और जैसे गेट ओपन होता है सामने खड़े होते हैं भाई रिपोर्टर्स, जो कि फटाफट जिन्वू की फोटो खींचने लग जाते हैं। और इतने सारे रिपोर्टर्स को देखकर जिन्वू काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है भाई ये कौन लोग आ गए, यहाँ पर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वू की सिस्टर के स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर जो उसकी सिस्टर की फ्रेंड्स होती है वो उसकी सिस्टर को लाइव टीवी दिखाते हुए कहती है ये तो तुम्हारा भाई है ना। जिन्वू की सिस्टर भी जिन्वू को टीवी पर देखते हुए कहती है क्या
ये टीवी पर क्या कर रहा है। जिसके बाद हम लोग लगभग 10 मिनट पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो मिनसंग होता है वो बाहर स्पीच दे रहा होता है कि अगर मेरे को लो रैंक भी मिली तो भी मैं सभी लोगों को सपोर्ट करूंगा और जितना हो सकेगा मैं बीस्ट को हराऊंगा, मैं आप सभी लोगों की सुरक्षा करूंगा। जिसकी बात सुन के सभी लोग खुश हो रहे होते हैं और रिपोर्टर्स भी फटाफट फोटो खींच रहे होते हैं मिनसंग की। लेकिन मिनसंग अपने मन में सोचते कहता है कि इन लोगों को मालूम नहीं है कि मेरा वैसे ही पहले रीअवेक्ट हो चुका है और मेरे को मालूम है कि मेरे को ए रैंक मिली है। और फिर वो यहाँ पर और भी ज्यादा स्पीच देता है, बताता है कि मेरे को फिन गिल्ड से ऑफर आया है, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया है, मैं थैंक्स करना चाहूंगा उनके मास्टर को, और भी बहुत स्पीच देता है। तभी न्यूज रिपोर्टर में से जो एक रिपोर्टर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या एस रैंक का हंटर, तुमको एसोसिएशन से कॉल आई थी कि एस रैंक का हंटर मिला है और ये बात तुमने मेरे को अभी क्यों बताई। क्या सीरियसली जो 10th एस रैंक का हंटर है साउथ कोरिया का, उसका जो फेस है वो रिवील कर दिया गया है, उसके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। जिसके बाद वो फोन में चेक करता है तो वहाँ पर सांग जिन वू की ही फोटो होती है और ये बात काफी ज्यादा तेजी से जो यहाँ पर रिपोर्टर्स होते हैं उनके बीच फैल जाती है। तभी रिपोर्टर्स कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े हंटर्स आए थे, साथ ही में हंटर एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो पर्सनली उस हंटर को लेने के लिए आए थे। वो सिर्फ यहाँ पर मिनसंग के लिए नहीं आए थे, असल में तो यहाँ पर कुछ और ही सीन चल रहा था। और फिर यहाँ पर जो मिनसंग होता है उसको साइड कर देते हैं लोग और फिर यहाँ पर एंट्री होती है जिनवू की। गेट खुलता है, जिनवू सामने होता है और सभी रिपोर्टर फटाफट फोटो खींचने जाते हैं जिनवू की। बाकी सभी जो जिनवू को जानने वाले लोग होते हैं, जैसे कि माइनिंग टीम का जो लीडर होता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग भी ये न्यूज देख रहे होते हैं। कहते हैं क्या जिनवू न्यूज में क्या कर रहा है। वो लोग पढ़ते हो कहते हैं क्या जिनवू एक एस रैंक का हंटर है। और भी बाकी सभी लोग जो कि जिनवू को जानते थे उन सभी को वो न्यूज देख रहे होते हैं टीवी पर, क्योंकि हर न्यूज पर यही चल रहा होता है कि एक एस रैंक का नया हंटर मिला है सांग जिनवू। यो जिनके फादर वो भी ये न्यूज देख रहे होते हैं। वो कहते हैं ओह तो फाइनली एसोसिएशन ने जो 10th एस रैंक का हंटर है उसको रिवील कर दिया है और ये तो सांगजिन वही है, ये तो एक एस रैंक का मेज टाइप का हंटर है। और सामने बैठा होता है योजिन जो कि अपने फादर से सॉरी बोल रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं सांगजिन वू को कन्विंस नहीं कर पाया। जिनवू ने मेरे से बोला था कि उसको हमारे गिल्ड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना खुद का एक गिल्ड खोल रहा है और उसने मेरे से पूछा था कि वाइस गिल्ड मास्टर के तौर पर क्या मैं उसको गिल्ड ज्वाइन करूंगा। योजिन के फादर योजिन को बताते हैं कि क्या तुमको मालूम है कि आखिरकार मैं योजिन गिल्ड को क्यों खोलना चाहता था, आखिरकार मैं क्यों बनाना चाहता था योजिन गिल्ड। योजिन कहता है क्योंकि जो हंटिंग बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है, उसमें काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। जिसमें उसके फादर कहते हैं कि नहीं, इस समय जितना मेरे पास पैसा है, जितनी मेरे पास मनी है ना, मैं अपनी कई जिंदगियां बिता सकता हूँ और मेरे पास पैसे खत्म नहीं होंगे। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कुछ पैसे कमाने के लिए किया था? बिल्कुल भी नहीं, मैं थोड़े से और पैसे कमा लूंगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। जिसकी बात सुनकर योजिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। योजिन अपने फादर से बोलता है कि फिर क्यों फादर। उसके फादर उसको बताते हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि जो हंटर्स हैं वो दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर बनते जा रहे हैं। और कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, कुछ ऐसे हंटर्स हैं जिनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो जो कंट्री की फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस, उनके बराबर है। इन इंडिविजुअल हंटर्स को कहा जाता है नेशनल लेवल हंटर्स और ये हंटर एस रैंक को भी क्रॉस कर गए, उनसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और इन हंटर्स को कहा जाता है मोस्ट पावरफुल हंटर्स इन द वर्ल्ड। और कुछ छोटी मोटी कंट्रीज में तो ये हंटर्स एक किंग की तरह रहते हैं और हम अपने गवर्नमेंट के ऊपर और अपने जो लीगल सिस्टम्स हैं उसके ऊपर ही निर्भर नहीं रह सकते अपने आप को बचाने के लिए। और इसीलिए मैं चाहता था कि मैं एक ऐसा गिल्ड बनाऊं जिसके अंदर हम लोग ट्रस्ट वॉर्थी हंटर्स को रिक्रूट कर सके, जिनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं पैसा कमाना चाहता था, बल्कि इसलिए ताकि कल को अगर हमारे ऊपर कोई भी खतरा आए तो ये हंटर्स हमारे को बचा सके, हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकें कि ये हंटर्स हमें जरूर सेफ रखेंगे। लेकिन योजिन का तो यहाँ पर कुछ और ही मूड होता है। योजिन अपने फादर से कहता है कि फादर मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन मैं योजिन का लीडर नहीं बन सकता क्योंकि मैं जिनवू के गिल्ड को ज्वाइन कर रहा हूँ। जिनवू सभी रिपोर्टर्स को वहाँ पर देख काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते हो कहता है कि आखिरकार रिपोर्टर्स मेरे सामने क्या कर रहे हैं यार, ये मी संग को छोड़कर मेरी फोटो क्यों खींच रहे हैं। सभी हंटर्स जिनवू के पास आ जाते हैं माइक लेकर, उससे पूछते हैं कि सांग जिनवू क्या सही में आप एक ई रैंक के हंटर थे? तो अब आपको क्या लग रहा है रीअवेक्ट होने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मिस्टर वेग जिनवू के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि जिनवू तुमको पूरी कंट्री देख रही है, कम से कम अपने चेहरे पर तो स्माइल ले आओ यार, सारे कैमरे तुम्हारी तरफ ही हैं और मेरे को नहीं लगता कि तुम इनको डील कर पाओगे अभी के लिए, तो चलो मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, चलो मेरे साथ। और मिस्टर बेग जैसे जिनवू को पकड़ने जा रहे होते हैं, जिनवू काफी तेजी से वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, जिसको देखकर मिस्टर बेग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं भाई ये चल के आ रहा है, ये कहाँ पे गया यहाँ से? तो असल में जिनवू ने यहाँ पर अपनी जो स्पीड स्ट्रेंथ थी, अपनी जो स्किल थी, उसका इस्तेमाल करके वहाँ से खिसक लिया था, निकल लिया था, जिसको देखकर सभी रिपोर्टर, मिस्टर बेग, मिस्टर चोई, सभी लोग जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं सबके सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं।
मिस्टर चोई मिस्टर बेग से कहते हैं कि वैसे वो मेज टाइप का हंटर है, लेकिन वो अपने जो एथलीट एबिलिटीज हैं उसमें भी काफी ज्यादा शार्प है। मिस्टर बेग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये तो सच में काफी ज्यादा फास्ट है, मेरी आंखें उसको कैप्चर तक नहीं कर पाई, वो इतनी ज्यादा फास्ट था। मैं पहले से जानता हूँ कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अभी अभी ये जिस तरीके से मूव किया और इवोल्यूशन रूम के बाहर जो मैंने इसके अंदर से आती हुई माना लेवल देखा था वो भी काफी ज्यादा पावरफुल थी। मेरे को मालूम है कि पहले की तुलना में जिन्वू अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इसका रियवेक भी कुछ समय पहले ही हुआ होगा, तो आखिरकार इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया? ये तो किसी प्रकार कोई सेंस बनाता नहीं है। ये क्या मतलब है? अरे नहीं, इसका मतलब ये शायद एक ऐसा हंटर है जो कि लेवल अप कर सकता है। तो मिस्टर बेग को जिन्वू के ऊपर भाई फुल्ली शक हो गया है कि जिन्वू यहाँ पर लेवल अप कर सकता है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है और यहाँ पर हमारा सीजन 2 खत्म होता है।